हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। पहली वाली पार्ट की वीडियो डल चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उसे देख के आओ, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखोगे तब तक आपको ये वाले पार्ट की वीडियो समझ नहीं आएगी। अच्छा, मैं बता देती हूँ उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें मेन था हमारा स्नेल्स लॉ। वैसे मेन तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ही होता है मेन, बट ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो ख़ास मद्देनज़र वाली चीज़ें होती हैं, तो वो था मेरा स्नेल्स लॉ। क्योंकि स्नेल्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो पूरे चैप्टर में मेरे काम आने वाला है। उसके बाद हमने देखा था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बीच में एक छोटा सा डेरिवेशन था कि कैसे हमारा लाइट अंदर आती है ग्लास स्लैब के, फिर बाहर जाती है, तो कहाँ पे हमारा स्नेल्स लॉ कैसे यूज़ होता है। हमें कुछ कुछ बातें पता चली उसमें, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और हमने एक लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी पढ़ा था कि लाइट की जो लाइन होती है, मतलब एक लाइट रे होती है, वो कैसे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है या फिर रीफॉलो कर लेती है। तो दूसरे भाग को स्टार्ट करने से पहले पहला भाग अपना कंप्लीट करके लाना, ताकि तुम्हें ये वाला पार्ट भी समझ में आए। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बता देती हूँ, वैसे स्टार्ट तो हो ही चुकी है वीडियो, कि नोट साथ साथ बनाते रहना। जब जब मैं बोल रही हूँ वो नोट्स बनाते रहना, साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते चलो। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे मेरा, रिफ्रैक्शन केस 1, ठीक है। रिफ्रैक्शन कितने केसेस में होगा मेरा, 3 केसेस में रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। 3 केसेस में रिफ्रैक्शन होगा। पहला क्या केस है, μ1 इज इक्वल टू μ2। म्यू क्या है मेरा, पहले पार्ट में बताया था, म्यू है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे अगर दोनों के दोनों मीडियम में सेम हो तो फिर मेरा बीम डज नॉट बेंड एट ऑल। अगर मैं एक लाइट पास कर रही हूँ और दोनों सेम मीडियम में है, मतलब कि अगर एक लाइट मैं दूसरी जगह पे पास कर रही हूँ, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होने वाला। एक कॉमन सी बात है, तुम्हारे ट्यूबलाइट से तुम्हारे पास लाइट आ रही है, वो सिर्फ हवा में ट्रैवल कर रहा है, लाइट का रे, तो सिर्फ हवा में ट्रैवल करेगा तो वो क्यों ही बेंड होगा। उसको पागल कुत्ते ने काटा है, नहीं काटा ना, तो वो क्यों कहीं पे बेंड होगा, वो सीधा ही आएगा, है ना। मतलब कि जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा था तो उसी पाथ में आएगा। अगर वो राइट जा रहा था तो राइट ही जाएगा, लेफ़्ट जा रहा था तो लेफ़्ट ही जाएगा, ऊपर जा रहा था तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर मेरा μ1 और μ2 बराबर हो, मतलब कि अगर सेम ही हमारा जगह हो, या फिर अगर मान लो कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, तो जब पानी से वाटर में जाएगा या वाटर से पानी में कोई भी लाइट रे जाएगा तो वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा। क्यों बेंड नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस पे 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से कंडीशन का है, बताओ μ1 μ2 बराबर है या नहीं, ज़्यादा है, बड़ा है, कम है, क्या है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ देख लो एक बार, अच्छे से समझ लो। चलो अब आते केस 2 पे। केस 2 क्या बोल रखा है मेरे को, μ2 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। μ2 जो है वो ग्रेटर है किसके, μ1 के। अच्छा, μ2 मतलब कि जहाँ पे लाइट जा रही है, ठीक है, वो ज़्यादा भारी है, ज़्यादा घना है, ठीक है, μ1 से। तो फिर क्या होगा, बीम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझे। जब हमारा नीचे वाली चीज़, मतलब लाइट जहाँ पे जा रही है इज़ भारी देन जहाँ से जा रही है, ठीक है, तो फिर हमारा जो बीम है वो कहाँ पे बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक बार जूम करके दिखा देती हूँ, देखो ये नॉर्मल है, ये मेरी जो डॉटेड वाली लाइन है ये नॉर्मल चीज़ है मेरी, ठीक। और ये जो लाइन है ये कहाँ पे मुड़ रही है, ये जो रिफ्रैक्टेड वाली लाइन है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के करीब आ रही है, नॉर्मल के पास आ रही है, ठीक है। ये कब होगा, जब मेरा रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगा, तब क्या होगा, बीम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सुना होगा ये μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, ये सब कहीं नहीं सुना होगा, पर तुम लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम बीम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये सुना है ना। इसे याद रखो, कुछ भी याद रखो, पर याद ज़रूर रखना क्योंकि ये ज़रूरी है, कहीं पे भी इसका कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
ओके, अब केस 3 करते हैं। केस 3 क्या है मेरा, μ2 इज स्मॉलर देन μ1, मतलब कि जो μ2 है जहाँ पे लाइट मेरी जा रही है μ2 और जहाँ से जा रही है μ1, ठीक है, ये क्या है, μ2 कम है मतलब कम घना है और μ1 ज़्यादा घना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा मेरा, बेंड और मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब कि जो हमारा लाइन का मतलब लाइट रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल है ये वाला, और ये है मेरा रिफ्रैक्टेड जो कि अवे चला गया, देखो दूर है, ये देखो कैसे पास आ रहा है, यहाँ पे देखो कितना दूर जा रहा है वो, ठीक है। तो जब भी हमारा डेंसर से, डेंसर मतलब ज़्यादा घना, ज़्यादा डेंसर से रेयरर जाएगा, तब हमारा क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझ गए। जब रेयरर से डेंसर होगा तब क्या होगा मेरा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर होगा तब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बातें याद रखना। और जब μ1 और μ2 दोनों ही बराबर है तब मेरी बीम जो है वो बेंड ही नहीं करेगी, वैसी की वैसी रहेगी, ठीक। चलो, अब इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। उसका नाम है मेरा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। TIR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। चलो तो देखते हैं। इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू अ डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस ऑफ दिस डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। मतलब TIR एक ऐसा फिनोमेना है जब लाइट जो है वो कहाँ पे जा रही है, ऑफ लाइट इनटू अ डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम एंड, यहाँ पे कुछ गलती सी लग रही है। अच्छा, तो जो हमारा TIR का मेन हमारा कंडीशन होता है वो क्या होता है, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो जो हमारा मेन कंडीशन होता है, पहला तो ये होता है कि लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए, और जो दूसरा एसेंशियल कंडीशन होता है वो ये होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इन भाषाओं में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, डायग्राम पे देखते हैं, डायग्राम से समझ में आएगा तुम लोगों को। क्रिटिकल एंगल बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखो। पहले तो ये वाला मैंने यहाँ पे मान लो ये O जो है ये क्या है मेरा, ये O जो है ये है मेरा टॉर्च, ठीक है। अब टॉर्च से मेरी अलग अलग बीम ऑफ लाइट्स जाएंगी कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3 बीम ऑफ लाइट शो कर रखी है, ये देखो। तो एक बीम ऑफ लाइट है, ये कहाँ से कहाँ तक, ये डेंसर मीडियम है और ये वाला रेयरर मीडियम है। ये डेंस है, ये रेयरर है, ये डेंस है, ये रेयरर है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम पे जा रही है कि नहीं जा रही। हाँ जी भाई, बिल्कुल जा रही है। तो मूव कहाँ पे होगी बताओ, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल। ऑब्वियस सी बात है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो यहाँ पे अवे ही है, ये नॉर्मल है मेरा, और यहाँ से कितना अवे है ये, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड हो गया ये। अच्छा, मैंने फिर क्या किया, एक लाइन जो है मैंने ये भी भेजी इसको। अब जैसे मैंने इसको भेजा, ये वाली लाइन देखो पहली वाली लाइन से ज़्यादा बेंड है, ठीक है, ज़्यादा मुड़ी हुई है, ज़्यादा स्लांट है। तो फिर क्या हुआ, जो मेरा ये था, जो रिफ्रैक्टेड रे था या फिर एंगल कहो, एंगल तो मेरा 90 ही आ गया बिल्कुल, ये देखो 90 डिग्री आ गया। और जो मेरा रे था वो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा आ गया, मतलब आई तो मेरा रिफ्रैक्टेड लाइन तो ये वाला हो गया, ये वाला, और जो हमारा आर था वो ऐसे हो गया बिल्कुल ही, ठीक है, मतलब सरफेस पे बिछ जाएगा वो एकदम सीधा सीधा, समझ गए। क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं अपना इंसिडेंट वाला रे को बेंड करती जा रही हूँ, बिल्कुल मैंने बेंड किया, तो फिर हमारा जो जो रिफ्रैक्टेड वाला रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना चाहेगा, हमेशा हमें पता है कि हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल ही जाता है। तो इस बार भी भाई वैसा ही हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड वाली रे है वो बिल्कुल उस इंटरफेस पे क्या होगी, बिछे सी जाएगी, कारपेट जैसे नहीं होता वैसा, वहीं पे ही वो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट। तभी तो एंगल ऑफ आर यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, 90 डिग्री, बिकॉज जो एंगल हमारा बन रहा है वो इसके साथ ही बिल्कुल नॉर्मल के साथ बनता है।
और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सीधी सीधी है, नॉर्मल भी सीधा ऐसे ऊपर की तरफ वर्टिकल, और हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी सीधा हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों के बीच में क्या एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, अगर ये डायग्राम देख रहे हो TIR का, जब तक तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है तब तक नहीं होगा, पर तब भी एक बार वीडियो को पॉज करो। ठीक है, जहाँ पे समझ नहीं आया दोबारा रिवाइंड करके देखो और इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। हो सके तो एक बार कॉपी में बना के देख लो, ये रेज ऐसी बहुत सारी बना के देखना, फिर हो सकता है तुम लोगों को समझ में आए कि मामला चल क्या रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब मैंने इस लाइन को और स्लैंट किया, मतलब टॉर्च को और थोड़ा दूर से मार के देखा, ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको मैंने थोड़ा और ऐसे स्लांट नहीं हो गया ज़्यादा, तो फिर क्या हुआ, जो रिफ्रैक्टेड वाली रे थी ना उसको गुस्सा आया, कहता भाई देख मैं तो नॉर्मल के पास जाने नहीं वाला, क्योंकि मेरी आदत क्या है, डेंसर से रेयरर जाना। ठीक है, डेंसर से रेयरर जाना है मेरी आदत, और मैं अवे फ्रॉम नॉर्मल चलता हूँ, तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ। ये क्या करता है, ये बाहर जाने के बजाय ये अंदर ही मुड़ जाता है। ये B3 दिख रहा है, ये B3 ये रहा, ये क्या हो जाता है, अंदर ही आ जाता है, बिल्कुल अंदर रिफ्लेक्शन दिखता है यहाँ पे हमें। देखो पूरा यहाँ से लेके इस पॉइंट पे देखो, ये रिफ्लेक्शन हो गया हमारा पूरा। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर ही अंदर इसका पूरा रिफ्लेक्शन हो गया। कहाँ पे हुआ, डेंसर मीडियम में हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब ये सब बदतमीज़ी सहन करने की भी एक सीमा होती है, वो सीमा है मेरा क्रिटिकल एंगल। समझे, जो बदतमीज़ी सहन करने की जो हमारी सीमा है वो यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का हमने नाम दिया है जस्ट। तो एक टाइम आता है, क्रिटिकल एंगल कहता है बस हो गया, बस हो गया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं और बढ़ना चाहिए, वरना ये TIR कर देगा। मतलब कौन कर देगा, R कर देगा। यहाँ पे देखो, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है ना, वहाँ पे जो एंगल ऑफ I है एंगल ऑफ C के बराबर है, मतलब कि C I के बराबर है, दोनों बराबर बराबर। कह रहे हैं कि बस भाई और मत तू ज़्यादा हो जाइयो, वरना तो TIR होगा, पक्का होगा। पर I क्या होता है, इसको खुंदस चढ़ी हुई होती है। ये क्या होता है, फिर से ज़्यादा हो जाता है। ये देखो सिंबल I इज़ ग्रेटर देन C, जब भी क्रिटिकल एंगल कम होगा, छोटा होगा I से, तभी हमारा TIR होगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो 90 डिग्री वाला होता है ना, ये लास्ट होता है, बिल्कुल चरम सीमा पे होता है बिल्कुल। कहता है अगर अब तूने अपना एंगल बढ़ाया तो बस TIR होने ही वाला है। आई कहता हाँ मैं तो बढ़ाऊंगा, ज़रूर बढ़ाऊंगा, और वो बढ़ाता है और TIR करके दिखाता है। समझे, कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स पे लिख देना प्लीज़, तो फिर मैं तुम लोगों के डाउट्स अच्छे से ले पाऊंगी। अच्छा, क्रिटिकल एंगल एक बार पढ़ लेते। इट इज़ अ पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री। मतलब कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जब हमारा रिफ्रैक्टेड वाला एंगल 90 डिग्री आएगा, जो इंसिडेंस एंगल होगा और जो क्रिटिकल एंगल होगा वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है। और जब हमारा TIR का केस लग जाता है, TIR हो जाता है, तब जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो बड़ा होगा या फिर ग्रेटर देन होगा या फिर ज़्यादा होगा, किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, होप समझ गए हो तुम। वैसे इतना मुश्किल है नहीं है, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझना। पहले ऐसे जा रहा था, अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, यहाँ पे आ गया, फिर वैसे जा रहा था, अवे फ्रॉम नॉर्मल दोबारा हुआ, फिर थोड़ा ऐसे हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इतना अवे होते होते कि एक टाइम आया कि वो लाइन पे ही आ गया सीधा 90 डिग्री बना के। समझे, वो टाइम कब था, जब हमारा क्रिटिकल एंगल बिल्कुल सीमा चरम पे, जो क्रिटिकल एंगल है वो I के बराबर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है, अब एक टाइम और आया, मैंने थोड़ा और टेढ़ा किया, मेरे को खुंदस आ रही है भाई साहब, मैंने और थोड़ा टेढ़ा किया, इसको और स्लांट बनाया, फिर क्या हुआ, मेरा एंगल ऑफ I जो था वो एंगल ऑफ C के बराबर आ गया। बस यही हुई गड़बड़ और मेरा TIR हो गया। ठीक है, बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था। TIR तुम लोगों को मुश्किल लगता होगा आई गेस। चलो, TIR की फुल फॉर्म मत भूलना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो जाता है
रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, रिफ्लेक्शन हो जाता है इस वजह से। इसकी कंडीशन डेंसर टू रेयरर क्यों है, इसका एक मतलब पूछते हैं, बहुत ज़्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन है कि हमेशा डेंसर टू रेयरर क्यों होता है, रेयरर टू डेंसर क्यों नहीं होता। अरे गधो, रेयरर टू डेंसर में हमारी लाइट कहाँ चलती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर रेयरर से डेंसर पे आएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही हो जाएगा, एक एंगल के बाद ना जो हमारी रिफ्रैक्टेड ये है ना लाइन, वो आगे बढ़ने ही नहीं वाली, मतलब इतने ही रेंज में रहेगी वो हमेशा, क्योंकि उसको हमेशा नॉर्मल के पास रहना है, वो दूर जाना ही नहीं चाहता। बट जब हमारा डेंसर से रेयरर में जाता है वो दूर जाना चाहता है, इसलिए हमारा TIR डेंसर से रेयरर में ही होता है, रेयरर टू डेंसर में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो लाइन है, जो लाइट रे है, वो मेरी कहाँ पे ट्रैवल करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस वजह से। अगर 1 नंबर का है तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन दे, मतलब ये आंसर दे देना। अगर 2 नंबर का है तो इस आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन करना। अगर 3 नंबर का है तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना, ठीक है। ओके, अब आगे आ जाते हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। अब हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में एक रिलेशन ढूंढना है, एक नाता ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने डायग्राम ले लिया पहले, तो उसका ही है ये वर्जन, थोड़ा साफ सुथरा। ये देखो, ये है I इज इक्वल टू सी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अच्छा, और हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे, 90 डिग्री। देखो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ऊपर म्यू ए है, मतलब हवा है ऊपर, और नीचे म्यू जी है। हमने नीचे लिया है ग्लास, मतलब ग्लास से हवा में जा रही है। ग्लास क्या होता है, डेंसर होता है, घना होता है ज़्यादा, है ना। हवा से तो घना ही होता है ना। ग्लास के आर पार चल सकते हो तुम लोग, नहीं चल सकते, सिर फोड़ के मानोगे मतलब, ठीक है। और हम हवा के आर पार चल सकते हैं, अरे तो इसलिए वो रेयरर हुआ ना, ठीक है। अब आगे आते हैं, चलो। जब पढ़ते हो ना तो कुछ ऐसे मज़ेदार एग्जाम्पल्स लिया करो जिससे तुम्हें पढ़ाई याद रहे, है ना। इतने संत कबीर बच्चे तो हो नहीं कि सब पूरा दिन पढ़ते रहो। तो कुछ इंसिडेंट्स या फिर किसी दोस्तों के नाम से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करके याद मतलब किया करो जिससे तुम्हें हर टाइम वो चीज़ याद रहे, ठीक। अब आगे देखते हैं, रिलेशन पे आते हैं। तो I इज इक्वल टू सी, पहली बात तो ये हमें पता है कि जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 90 वाला रहेगा तब मेरा I इज इक्वल टू सी होगा। नहीं पता तो याद रखना, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे इंटरलिंक्ड है। ओके, अभी आगे मेरा स्नेल्स लॉ, देखो कैसे, साइन I बाय साइन आर पता है मेरे को। अच्छा, साइन I बाय साइन आर क्या होता है, सुनना ध्यान से, साइन I बाय साइन आर इज इक्वल टू जहाँ पे लाइट जाती है अपॉन में जहाँ से लाइट जाती है, समझ गए। जहाँ पे लाइट जाती है अपॉन जहाँ से लाइट जाती है। अब तुम लोग मेरे को ये मत बोलना कि यहाँ पे लाइट कहीं जा ही नहीं रही, लाइट जा रही है, एयर में जाना चाहती थी, गई नहीं, वो अलग बात है, पर जा तो एयर में रही थी, म्यू ए में। तो यहाँ पे हमने म्यू ए को ऊपर रख दिया, देखो म्यू ए ऊपर है, जहाँ पे जाना चाह रही थी अपॉन में जहाँ से गई थी, तो म्यू जी, जहाँ पे गई अपॉन में जहाँ से गई। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। हिंदी में भाई साहब इतना ज़्यादा ये हेल्पफुल है ना कि तुम क्या बताऊँ मैं। जहाँ पे गई थी और जहाँ से गई थी, ये चीज़ हो गई बस। चलो, तो हमने ये लिख दिया पूरा अपना स्नेल्स लॉ, साइड में ऐसे ब्रैकेट में लिख देना भैया स्नेल्स लॉ है ये अपना। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा। यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा है पता नहीं। देखो ये है म्यू जी, नीचे है म्यू जी, तो यहाँ पे मैंने जी ऊपर लिख दिया। म्यू ए ऊपर है तो यहाँ पे मैंने ए ऊपर लिख दिया, ए नीचे लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे जी नीचे था, म्यू जी नीचे था तो मैंने जी ऊपर लिखा, म्यू डाला बीच में, ठीक है। और ए जो ऊपर था वो मैंने ए यहाँ पे नीचे डाल दिया। ये दोनों ऊपर और नीचे सेम ही थिंग है, 2 बार लिख दिया है बस। तो म्यू ए बाय म्यू जी क्या होगा, जी म्यू ए, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल यहाँ पे बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, यहाँ वाला ज़्यादा आसान है। देखो ग्लास से गया एयर में तो ग्लास वाला ऊपर रहेगा, एयर वाला नीचे रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, साइन एंगल आई हमें पता है सी के बराबर है, एंगल आई इज इक्वल टू सी। देखो मेरे कर्सर को देखते रहना, आई इज इक्वल टू सी है तो साइन सी लिख दिया मैंने आई की जगह। आर की वैल्यू 90 डिग्री है, मेरे को पता थी, तो मैंने साइन
90 डाल दिया, किसके बराबर है, म्यू ए अपॉन में म्यू जी। अब नीचे आ जाए फिर, साइन सी अपॉन में 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन में म्यू जी। अच्छा, अब मैंने इसको क्या कर दिया, और लिख रखा है बीच में, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक, रेसिप्रोकल किया तो 1/sin c इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए, उल्टा करके, और यहाँ पे भी उल्टा हो गया, देखो ए म्यू जी। तो ये आ गया मेरा रिलेशन किस किस के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। देख लो 1/sin c इज इक्वल टू में म्यू जी अपॉन में म्यू ए, या तो हम क्या कह सकते हैं, ए म्यू जी। ठीक, अच्छे से देखना, कहीं पे भी डाउट आए इस डेरिवेशन में, छोटी सी डेरिवेशन है, पहले डेरिवेशन को कॉपी में लिखना, पहले लिखना, उसके बाद वीडियो ऑन करके सुनना, तो फिर तुम्हें क्या होगा कि अरे हाँ ये लिखा है, ये लिख दिया, ये समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। अगर सिर्फ देखोगे ना वीडियो को तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, जब एक कॉपी और एक पेन हाथ में लेके बैठोगे तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक छोटू सा क्वेश्चन भी आ गया हमारा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास म्यू इज इक्वल टू 3/2 टू वाटर म्यू इज इक्वल टू 4/3 डज नॉट इमर्ज आउट इन वाटर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को क्या बता रखा है, म्यू 3/2 और 2 बार म्यू बता रखा है। अब ये मत सोचना भाई 2 बार म्यू बता रखे हैं इसका क्या मतलब है, जो तुम्हें 2 बार म्यू बता रखे हैं ना वो एयर के रिस्पेक्ट में बता रखे हैं, ठीक है। कभी भी तुम्हें जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे पानी का, ग्लास का, यही ज़्यादा मेन रहता है। अगर मान लो हनी आ गया, मिल्क आ गया, कुछ भी रहा, तो उसका ज़्यादातर हमारा पानी के रिस्पेक्ट में ही सॉरी एयर के रिस्पेक्ट में ही देते हैं, मतलब ज़्यादातर तुम्हें ये देते हैं ए म्यू जी, ये चीज़ ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना, ए म्यू डब्लू ऐसे ज़्यादा देंगे, ए म्यू डब्लू, ए म्यू जी, ए म्यू एम, ए म्यू फलाना डिमकाना, वॉट एवर सब कुछ इसी में देंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं भाई, देखो तो मेरे को ऑल ओवर क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर तुम्हें बोले मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स कि तुम लोगों को क्रिटिकल एंगल निकालना है, कुछ और मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब है कि तुम लोगों को क्रिटिकल एंगल निकालना है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर क्रिटिकल एंगल तुम लोगों को निकालना है तो उस केस में हमारा जो ये चीज़ है साइन आर, ये क्या हो जाएगा, 1 होगा ना, पक्की बात है, क्योंकि साइन आर जो हमारा आर है वो 90 डिग्री होगा, साइन 90 क्या होता है 1, तो इसलिए वो होगा ही नहीं, गायब हो गया पूरा, ठीक। अच्छा, अब देखो साइन आई बाई साइन आर लिखा, साइन आई बाई साइन आर डालती, मेरे को वैसे क्या निकालना है, एक और चीज़ बोल रही है, कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस और दैट द रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास, मतलब ग्लास से कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, वाटर पे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ग्लास से वाटर में ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे ट्रैवल कर रही है मतलब वाटर अपॉन में ग्लास आना चाहिए, है ना, तो वाटर अपॉन में ग्लास ही करेंगे, देखते हैं कैसे। अभी साइन आई बाई साइन आर लिख के रख दिया, ऊपर में हमारा म्यू डब्लू अपॉन में म्यू जी आएगा, क्योंकि जहाँ पे जा रही है अपॉन जहाँ से जा रही है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए म्यू जी, ठीक है। ए म्यू जी का क्या मतलब था, मतलब ये देखो, ये रहा, मतलब एयर और ग्लास के रिस्पेक्ट में जो हमें वो बता रखा था वो है ये, तो ए म्यू जी को मैंने खोला तो क्या बनेगा, म्यू जी अपॉन में ए, ये कैसे खुलता है पता होना चाहिए तुम लोगों को, अगर जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लो, वैसे मैंने अभी ऊपर भी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो ये क्या होगा, जो ए म्यू जी रहता है ना वो उल्टा खुलता है, म्यू जी ए में खुलता है, ठीक है, ये खोल दिया मैंने। ए म्यू डब्लू दे रखा है, देखो यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में ही देंगे, तो ए म्यू डब्लू दे रखा है जो कि बराबर है मेरा 4/3 के, बराबर बता दिया, तो ये कैसे खुलेगा,
म्यू डब्लू अपॉन में म्यू ए। ओके, अब ये हमारा आ गया, देखो अब ये चीज़ें आ गई हमारी, मैंने सिंपल नॉर्मल लिख दिया। अब मेरे को साइन सी चाहिए, मतलब मिनिमम एंगल चाहिए मेरे को इंसिडेंस का, तो मेरे को साइन सी चाहिए, कॉमन सी बात है। और मेरे को साइन सी निकालने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम ग्लास टू वाटर, मतलब कि कांच से पानी में गया है। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कांच से पानी में गया है, तो जहाँ पे गया है अपॉन में जहाँ से गया है। देखो फिर क्या हुआ, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मेरा जो एयर से है ना वो कट जाए। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई एक्चुअली मैंने नहीं किया, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया ताकि मेरा एयर से एयर कट जाए। देखो यहाँ पे 3/2 था, यहाँ पे 2/3 हो गया, रेसिप्रोकल करके मैंने मल्टीप्लाई किया। डिवाइड में हम क्या करते हैं, राइट हैंड वाले को रेसिप्रोकल कर देते ना, तो वैसे ही सेम वे। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 लिख दिया और 3 3 ज़ा 9 लिख दिया। मेरे को पता था कि ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है म्यू डब्लू अपॉन में म्यू जी। ये जो ये मैंने काम किया ना यहाँ पे, ये म्यू डब्लू अपॉन में म्यू जी मैंने निकाला। ओके, तो अब ये मेरा साइन सी अपॉन में 1 इज इक्वल टू 8/9 आ गया। इसको डिवाइड किया नॉर्मली, इक्वल टू साइन, ये मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया। फिर कुछ भी नहीं किया, सब कुछ सिंपल था यहाँ तक, बस रेसिप्रोकल करके लिख दिया और साइन सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 0.88888। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम ए के न्यूमेरिकल पे से छोड़ते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक कमेंट मेरे को डाल देना। कमेंट करने में किसी का पैसा थोड़ी लगता है, किसी के बाप के पैसा नहीं लगता। तुम्हारा बाप नहीं आके बोलेगा बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ठीक है, तो एक कमेंट डाल सकते हो, एक लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को जो ट्यूशन्स नहीं जाते हैं, मेरे से ट्यूशन्स की बात भी कर सकते हो। ओके, तो मैं और भी ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, बट जब आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे कि हाँ हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो फिर मैं ऐसे पिक्चर से नहीं, पूरी वीडियो बना के मतलब अच्छे से हाथों से करके बताऊंगी, क्योंकि ऐसे पिक्चर में समझना न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो इन वीडियोस पे, अगर आप इन पे कमेंट्स करते हो, तो मैं आपको न्यूमेरिकल की वीडियो भी बना के दूंगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में। ओके, बाय।